मैम रिकॉर्ड हो रहा है, मीरा जी आपको कॉल करेंगे। Okay, thank you. Dr. Manish Yadav, Yeah, please continue. thank you, Sagar. I am muting everybody all so that you know later on you can unmute people. Okay. So नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम डॉक्टर मनीष यादव है और आप लोग से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम कुछ समय बात करेंगे, मे बी आधा घंटा पौना घंटा हम बात करेंगे और ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है, इसलिए हम इसको सीरियसली तो नहीं करेंगे, थोड़ा हंसी मजाक में हल्का फुल्का करके इसको बात करेंगे। कैंसर के बारे में आज प्रमुखतर हम बात करने वाले हैं। तो मैं आपको कैंसर के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, क्वेश्चंस हैं और जब पेशेंट सफ़र करने लग जाता है, ऐसा कहते हैं कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि सिर्फ एक पेशेंट सफ़र नहीं करता, उसके साथ उसके नातेवाईक, रिलेटिव, फ्रेंड्स, फैमिली, वो सारा का सारा जो सोसाइटी है वो पूरा सफ़र करने लग जाता है। एंड आप सब जानते हैं कि ये कितनी भयावह बीमारी है और इसका पूरी दुनिया इसके लिए फाइट कर रही है कि इसमें कैसे हम रिजल्ट्स लाएं और कुछ हम कर सकें। तो यहाँ पे मैं काफ़ी सालों से इस डिजीज़ के प्रति मेरा काम चल रहा है। मुझे हो गए होंगे करीब 8-10 साल हो गए हैं अपने टीचर्स से, अपने गुरुओं से सीख के और आगे उसको बढ़ा रहा हूँ मैं। सो कुछ है होम्योपैथिक मेडिसिन में कुछ ताकत है, कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे शायद ये नहीं कहूँगा कि हम क्योर कर सकते हैं सारे पेशेंट्स को, क्योंकि कैंसर क्योर ये एक बहुत बड़ा टर्म है। बट यस, हम काफ़ी हद तक पेशेंट्स को काफ़ी रिलीफ दे सकते हैं और यहाँ पे काफ़ी पेशेंट्स हैं हमारे पास वीडियो टेस्टिमनीज भी हैं। इनफैक्ट मेरा खुद का एक यूट्यूब पे वीडियो है जो मैं बाद में आप सबके साथ शेयर करूँगा, जहाँ पे कुछ ही महीने पहले मैंने 4 फेब को कैंसर डे था, तो वहाँ पे हमने एक सेशन रखा था जहाँ पे मैंने लास्ट 10 साल के मेरे जो पेशेंट्स थे, जो 6 इयर्स 7 इयर्स से कैंसर सर्वाइवर पेशेंट्स हैं, उनको बुलाया था और उन्होंने बहुत वंडरफुल टेस्टिमनीज दी थी अपने बारे में कि किस तरह से होम्योपैथी ने उनको हेल्प किया जीवित रहने के लिए और बाकी जो भी दिक्कतों का सामना कैसे उन्होंने किया। तो वो यूट्यूब वीडियो भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ शेयर की है। तो हम चलते हैं थोड़ा आज इस बीमारी के बारे में थोड़ा बातचीत करते हैं। तो मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाना चाहता हूँ और वहाँ से हम स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे। सो इंटरनेशनल एजेंसी ऑफ रिसर्च ऑन कैंसर, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक सर्वे था 2020 में। सिर्फ नंबर्स हैं, ये कैंसर पेशेंट्स के नंबर्स हैं। जैसे उन्होंने कहा था कि 2020 में एक सर्वे किया था ऑल सेक्सेस एंड ऑल एजेस, मतलब मेल है, फीमेल है, बच्चे से लेके बूढ़े तक, कितने परसेंट लोग हैं जो कैंसर से पीड़ित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल करीब 13,24,000 लोग हैं जो सालाना कैंसर से पीड़ित होते हैं। उसमें से ब्रेस्ट कैंसर 13%, लिप ओरल कैंसर 10%, सर्विक्स अराउंड 9.4, लंग 5.4 एंड बाकी अदर कैंसर्स हैं जो 56% है। तो ये बहुत बड़ा नंबर है ना, 13 लाख 14 लाख लोग अगर हर साल कैंसर डायग्नोस्ड हो रहे हैं, तो आप ये भी समझिए कि कितने सारे लोग हैं जो डायग्नोस्ड भी नहीं हो पाते हैं शायद। सिर्फ अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स में करीब करीब 64,000 लोग हैं और वहां पे जो कॉमन कैंसर्स निकल के आए थे वो है लिप एंड ओरल कैंसर 16%, लंग कैंसर 8%, स्टमक 6 अराउंड 6.3, कोलोरेक्टल 6.3 एंड ऑफ कोर्स अदर बहुत सारे अलग अलग कैंसर्स होते हैं मेल्स में। हम अगर फीमेल्स की बात करें तो लगभग रेशियो सिमिलर है 67, इट इज नॉट 1000, इट इज इन लैक्स, अराउंड 6 लैक्स। पहले मैंने गलत बोला, मेल का भी 6 लाख है और यहाँ पे भी करीब करीब 6 लाख महिलाएं हैं जो साल भर में कैंसर से डायग्नोस्ट होती हैं। उसमें सबसे ज्यादा अगर फीमेल्स की हम बात करें तो उसकी मात्रा ब्रेस्ट कैंसर्स की है और हम भी ओपीडी में देखते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के केसेस बहुत ज्यादा है। 26% जितनी भी फीमेल्स कैंसर डायग्नोस्ट होती है, 26% कैंसर ब्रेस्ट से डायग्नोस्ड होती हैं। फिर सर्विक्स कैंसर है 18.3%, ओवरी कैंसर है 6.7, लिप ओरल कैविटी कोलोरेक्टल आप देख सकते हैं अराउंड 40%। तो अदर कैंसर्स हैं जिनका शायद स्पेसिफिक डायग्नोसिस, क्योंकि बीमारियां बहुत सारी हैं, बहुत अलग अलग सेल्स एंड टिश्यूज के कैंसर
होते हैं लोगों को। तो ये करीब हमारा टोटल पॉपुलेशन है। अगर आप उसमें देखेंगे नंबर ऑफ न्यू केसेस हर साल अराउंड 13 लाख लोग डायग्नोस्ड होते हैं कैंसर से, उसमें से अराउंड 8 लाख लोगों की मौत हो जाती है और प्रेवलेंट केसेस जो रह जाते हैं 5 साल तक वो करीब करीब 2 लाख के करीब पहुंच जाते हैं। तो नंबर्स बहुत डरावने हैं और हमें शायद जो टाटा हॉस्पिटल, आप सब टाटा के पेशेंट्स हैं, आप वहाँ पे जाते हैं, आप देखते हैं कितनी पेशेंट्स हैं, कितनी बीमारियां हैं। बट नॉर्मली अगर हम देखें तो पहले मुझे भी याद है कि जब मैं पढ़ाई करता था और जब मैं निकला पढ़ाई करके मेडिकल कॉलेज से, तो कैंसर मतलब मैं 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 2007 या 2008 की बात कर रहा हूँ। तो कैंसर ऑफ कोर्स हम सुनते थे, बट आप भी नोटिस करेंगे लास्ट कुछ सालों में, 10-20 सालों में इसकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ रही है। पहले ऐसा कहा जाता था कि एक सेक्टर में ज्यादा पेशेंट्स होते हैं, बट ऐसा नहीं। आज गरीब के घर, अमीर के घर, गांव में, शहरों में कैंसर की मात्रा बहुत बढ़ रही है और आप कहीं ना कहीं सुनेंगे कि उसको कैंसर हो गया, उसको कैंसर हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, हेल्थ चैलेंज है हमारे सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ऐसा कहते हैं कैंसर लीडिंग डेथ का कॉज है। जो दुनिया में जो लोग पेशेंट्स मरते हैं उनका जो लीडिंग कॉज है वो कैंसर है। ऐसा कहते हैं कि 10 मिलियन लोग, लास्ट 2020 में 10 मिलियन लोग जो एक्सपायर हुए, नियरली मतलब इतने लोग डेथ हुई उनकी कैंसर से, जो नियरली 1/6 थे। मतलब अगर पूरी दुनिया में बीमारी से लोग 10 लोग अपना शरीर छोड़ रहे हैं तो उसमें से 6% कैंसर से मर रहे हैं, उनकी डेथ्स हो रही है। कॉमन कैंसर जो है, जो ज्यादा बहुत ज्यादा दिखता है, वो है ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का कैंसर, लंग का कैंसर, कोलोन कैंसर, रेक्टम कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर। ये कुछ बहुत कॉमन है जो ज्यादा मात्रा में हमको दिखाई देती है। 1/3 ऑफ डेथ्स फ्रॉम कैंसर आर ड्यू टू, मतलब 1/3, अगर 3 लोग डेथ हो रही है उसमें से एक आदमी जो डेथ हो रहा है, कैसा कहते हैं कि टबैको का यूज जो हम करते हैं वो एक सबसे बड़ा कारण है। हाई बॉडी मास इंडेक्स, जैसे जिसका हाई बॉडी मास इंडेक्स होता है, अल्कोहल जो लोग बहुत कंज्यूम करते हैं, डाइट जो बराबर नहीं रखते हैं, जैसे फ्रूट एंड वेजिटेबल का इंटेक अगर लोगों का नहीं है बराबर से, या फिर लोग जो फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं, तो ये सब कुछ कारण हैं जो कि पाए जाते हैं कि इसकी वजह से ये बीमारियां फैल सकती हैं। कैंसर कॉजिंग इन्फेक्शन भी बहुत सारे हैं। कैंसर होने से सिर्फ कैंसर से ही नहीं तकलीफ होती, कैंसर होने से इम्यूनिटी जब डाउन होती है तो बहुत सारे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हम बोलते हैं, पेशेंट उसके लिए तैयार हो जाता है, उसको इन्फेक्शन होने लग जाते हैं। बट इसमें एक बात और भी सच है कि बहुत सारे कैंसर अगर अर्ली डायग्नोस्ड हो जाए, अगर उसके बारे में पहले से कुछ पता चल जाए और उसको अच्छे से ट्रीटमेंट दिया जाए, तो बहुत सारा चांसेस है कि उसको हम ठीक भी कर सकते हैं और काफी हद तक पेशेंट्स की जिंदगी अच्छी कर सकते हैं और हम उनको रिलीफ दे सकते हैं। कई बार लोग पूछते हैं, कई बार हमको लोग पूछते हैं कि इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों है कि ये कैंसर्स इतने बढ़ रहे हैं, अगर हमको बचना है तो इसका कारण क्या है, राइट? और कैंसर होता क्या है, अगर मैं सिंपल तरीके से आपको समझाऊं, यहाँ पे सब हमारे पेशेंट्स हैं, सिंपल लोग हैं, तो मैं सिंपल तरीके से आपको समझाऊं तो कैंसर का मतलब है, कैंसर का बेसिक मतलब जो है वो ये है कि बॉडी का जो सेल है, अगर आप देखें बाल से लेके नाखून तक और आपके सारे बॉडी के सेल्स, ये हमेशा चेंज होते रहते हैं। मतलब इनकी रोज जो बर्थ होती है, मतलब वो जीवित होते हैं, फिर वो बड़ा होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं और फिर एकदम बुढ़े होके सेल्स खत्म हो जाते हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है हमारे सेल्स का। चाहे आप कोई भी ऑर्गन ले, एक नाखून भी ले लें, आप देखो नाखून आपने काटा है तो उसके बाद थोड़े दिन के बाद वापस से बढ़ जाते हैं और आगे का जो नाखून है वो खराब हो जाता है तो हम उसे काट के निकाल देते हैं, बट वापस से नाखून आता है। कितनी बार आपने देखा होगा कि नाखून किसी किसी का निकल जाता है, उसके बाद भी पीछे से नाखून आ जाता है। तो ये बॉडी का प्रोसेस है, ये एक मैकेनिज्म है जिससे शरीर जीवित रहता है। नए नए सेल्स हैं जो बनते रहते हैं, बड़े होते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं। कैंसर में क्या होता है कि जो बनने की प्रक्रिया है ना, ये बहुत तेज हो जाती है, बहुत फास्ट हो जाती है। जितने सेल्स खत्म नहीं हो रहे उससे ज्यादा बन रहे हैं, इसके लिए ग्रोथ होने लगता है, ट्यूमर फॉर्मेशन होने लगता है। और ये जो कंट्रोल है, ये जो ग्रोथ का कंट्रोल है ना, वो
बॉडी से कंट्रोल हट जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि आज जैसे इंडिया है, सपोज आज इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो कैसे बढ़ रहा है, लोग बच्चे पैदा हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, फिर बुढ़े हो रहे हैं, फिर खत्म हो जा रहे हैं, ऐसे चलता आ रहा है। और एक एक कंट्रोल सिस्टम है ना, कि एक कंट्रोल है कि इतने बच्चे पैदा होने चाहिए। अब इमेजिन करिए कि जो पॉपुलेशन हमारा बढ़ रहा है अगर वो 100 गुना बढ़ जाए, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, अगर समझो 10 बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, 100 बच्चे रोज पैदा होने लग जाए, तो आने वाले 10 सालों में आपको लगता है ये जो पूरा सिस्टम है, ये सिस्टम, ये पूरा गवर्नमेंट चला पाएगी, इसको कंट्री को रन कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो कैंसर्स वैसे ही है कि बॉडी का नॉर्मल रिस्पॉन्स है वो, बट वो इतना फास्ट हो जाता है कि सेल्स बहुत मल्टीप्लाई होने लग जाते हैं। कहाँ पे ये चालू हो सकता है? कैंसर कैन स्टार्ट एनीवेयर इन ह्यूमन बॉडी, कहीं भी चालू हो सकता है। ऐसा कोई जगह नहीं है कि इस जगह पे नहीं होगा, उस जगह पे नहीं होगा। कोई भी सेल्स है, कोई भी ऑर्गन्स है आपके, वहां पे ये बीमारी शुरू हो सकती है। कैंसर के दो प्रमुख क्लासिफिकेशन है। एक को हम कहते हैं बिनाइन और एक को कहते हैं मेटास्टेसिस। बिनाइन का मतलब ये है कि कई बार आपने देखा होगा कि एक गांठ हो जाती है और वो गांठ वहीं पे रह जाती है, उसका इलाज हो जाता है, उसको सर्जरी हो जाती है, वो ठीक हो जाता है। तो एक बीमारी है कैंसर की जो गांठ पैदा करती है और वहीं पे रह जाती है, वो फैलती नहीं है, उसे हम बिनाइन कहते हैं। ये सबसे ठीक है मेरे हिसाब से। इसमें तकलीफें कम होती है क्योंकि सर्जरी करके उसको ऑपरेट भी किया जा सकता है या फिर नॉर्मल मेडिसिन से भी उसको कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा जो है मेटास्टैटिक, ये सबसे खतरनाक है। ये फैलता है, समझो लंग्स में हुआ तो किडनी में चला जाएगा, किडनी में हुआ तो इंटेस्टाइन में चला जाएगा। ये फैलता है लिम्फेटिक सिस्टम से, और ये फैलने वाला जो कैंसर होता है वो सबसे ज्यादा भयावह होता है, क्योंकि इतने फास्ट इनका ग्रोथ होता है सेल्स का कि समझ में नहीं आता कि आज डायग्नोस्ट हुआ बट 3 महीने के अंदर पूरे बॉडी में शायद वो स्प्रेड हो गया। क्या क्या कॉजेज हैं, क्या क्या कारण हैं? हालांकि बहुत सारे कारण हैं, और वो कारण, कुछ कारण हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। बहुत सारे कारण हमको पता भी नहीं है कि ये क्यों होता है। लेट अस सी। पहला कारण है डाइट। हम लोग, हमारा जो डाइट है वो डाइट प्रॉपर नहीं है। हमने स्कूल में पढ़ा था कि हमारे खाने में बैलेंस डाइट होना चाहिए। आप अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताइए, जो लोग यहाँ पे, काफी सारे लोग हेल्दी लोग भी हैं, आप दिल पे हाथ रख के मुझे बताइए कि आप काम पे जाते हैं, डब्बा लेके आते हैं, उस डब्बे में कितनी प्रकार की सब्जियां होती हैं, कितने सलाद होते हैं, फ्रूट होती हैं? क्या वो मिक्स डाइट होता है? आप अपने मन से पूछिए, कितनी बार आपने वो बैलेंस डाइट खाया हुआ है? कितनी बार वो थाली भरा हुआ होता है और 2 प्रकार की सब्जी, और उसमें फ्रूट्स भी होता है, रोटी भी होती है, बाजरी भी होती है? ऐसा होता है क्या? हम जिस समाज में रह रहे हैं, जिस तरह का हमारा खान पीन है, वो बहुत खराब है। ऑयल जिस तरह से हम यूज कर रहे हैं, फैट जो हम यूज कर रहे हैं, और उसके ऊपर से सबसे जो खराब चीज ये है कि आज जो केमिकल्स हैं यूज हो रहे हैं, जैसे कि अगर आप फ्रूट्स भी लाते हैं तो उसमें कितने टॉक्सिन्स हैं, कितने केमिकल्स हैं, राइस किस तरह से बन रहा है। तो कुछ हद तक आपके कंट्रोल में, कुछ हद तक आपके कंट्रोल में नहीं भी है, क्योंकि आप अच्छा पैसा देके शायद सब्जियां ला सकते हैं, बट सब्जी में जो पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स डाला जा रहा है हमारे खेतों में, उससे क्या, उससे भी कैंसर की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ रही है। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, बट यूट्यूब में आप चेक कर सकते हैं। एक ट्रेन है जो पंजाब से चलती है, और शायद वो राजस्थान में एक कैंसर सेंटर है, वहां पे आती है। उसका लोगों ने नाम रख दिया है कैंसर ट्रेन। कैंसर ट्रेन, उस एरिया से कैंसर पेशेंट्स भर भर के आते हैं और वो हॉस्पिटल में जाते हैं। उस ट्रेन का नाम है, जैसे लोग जाते हैं टिकट लेने तो ये कहते हैं कैंसर ट्रेन का टिकट दे। तो उसकी शुरुआत बताते हैं कैसे हुआ, कि वो एरिया, जैसे पंजाब का वो एक एरिया है जहाँ पे पहले फसलें होती थी वगैरह वगैरह, बट थोड़े दिन के बाद जब लोग कमर्शलाइज हुए, उन्होंने बहुत सारा फिर पेस्टिसाइड्स यूज करना चालू किया, इंसेक्टिसाइड्स यूज करना चालू किया, यूरिया, ये सब यूज करना चालू किया। उससे क्या हुआ, वहाँ बहुत पैसे आने लगे, बहुत लोगों की खेती बढ़ गई। बट देखा गया कि 10 साल के बाद वहीं के लोग, क्योंकि खाना तो वही लोग खा रहे थे, गेहूं चावल सब्जी तो वही खा रहे थे, वहां धीरे धीरे कैंसर की मात्रा बढ़ गई।
तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज को समझना कि कई बार पेशेंट्स आके बोलते हैं, सर हमने तो पूरी जिंदगी सही किया सब कुछ, हमने तो कोई गलत नहीं किया, ना सिगरेट पिया, ना दारू पिया, ना तंबाकू खाया, ना हमने हमने हमेशा घर का खाना खाया, हमको क्यों हो गया? तो कई बार चीजें कुछ आपके मेरे कंट्रोल में नहीं है, जिस तरह के समाज में हम रह रहे हैं, राइट? आगे चलते हैं। लाइफस्टाइल की मैंने बात की। आज जो हमारा लाइफस्टाइल है, जिस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, मैं अपने गाँव जाता हूँ कई बार, बट मुझे पहले लगता था मेरे गाँव में सुकून होगा, बट वहाँ पे भी मैं देखता हूँ कि लोग वैसे ही भाग रहे हैं, वैसे ही स्ट्रेस में हैं, वही बार-बार चाय पी रहे हैं, बाहर के समोसे खा रहे हैं, वड़े खा रहे हैं। तो लाइफस्टाइल एक जो है हमारा, वो भी बहुत बड़ा कारण है। केमिकल से हम कितने एक्सपोज्ड हैं, अभी मैंने बात किया। कौन-सा ऐसा पदार्थ है जो केमिकल नहीं है? इनफैक्ट जो टैबलेट्स भी आप खाते हो या कुछ सप्लीमेंट्स भी आप अगर लेते हो, वो भी एक केमिकल है। हर जगह पे केमिकल्स भरा हुआ है। इवन आपके खाने में भी केमिकल्स हैं। तो ये कुछ बड़े-बड़े कारण हैं जिससे ये कैंसर्स की मात्रा बहुत बढ़ रही है। ड्रग्स, अब हम आगे भी बात करेंगे। कई बार लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं हमें हमको बुखार हुआ, हमने क्रोसिन खा लिया, पेन किलर खा लिया, एंटीबायोटिक खा लिया। ये जो ड्रग्स हैं, आप मेरी बात पे यकीन ना करें, आप खुद गूगल करें, इन्फॉर्मेशन एज में हम लोग हैं, आप गूगल करें, फाइंड आउट करें कि एक पैरासिटामोल अगर लगातार कोई इंसान खा ले, क्रोसिन कोई लगातार इंसान अगर खा ले, तो उसके साथ क्या हो सकता है? उसका लिवर कितना डैमेज हो सकता है? कितने सारे उसके साइड इफेक्ट्स हैं? पेन किलर जो लोग खाते हैं बार-बार, थोड़ा सर्दी खांसी हो गई, ड्रग्स खा लेते हैं लोग। बॉडी का एक अ, मैं और भी एक आध वीडियो शेयर करूँगा फीवर के ऊपर आप लोगों से। बॉडी मैं जो भी बताने जा रहा हूँ इसको ध्यान से सुनना। हमारी जो बॉडी है ना, हमारी जो बॉडी है उसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे तत्व हैं जो हमको बीमारियों से बचाते हैं। आपको क्या लगता है कि इतने साल से जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, हम हमारी जो प्रजाति है, कितने सालों से हम जी रहे हैं? कितने सालों से? बट ह्यूमन प्रजाति तो वैसे ही जिंदा है ना, अभी तक खत्म नहीं हुई। कितने वायरस आए, कितनी कैलामिटीज आई, कितने तबाही हुई, सब कुछ हुआ, बट हम जिंदा हैं। आज भी इंसान जिंदा है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं हर पेशेंट को यही बार-बार कहता हूँ कि सबसे बड़ा जो डॉक्टर है, वो एक्चुअली आपके अंदर है, सबसे बड़ा डॉक्टर। आप देखो बॉडी है ना, लास्ट मोमेंट तक जब आदमी मरता भी रहता है, तो भी उसका बॉडी फुल ट्राई करता है उसको बचाने का। सो सबसे बड़ा डॉक्टर आप हो। तो हम गलतियाँ क्या करते हैं कि बॉडी जब अपने आप को हील करने जाता है, हम उसको ए, उसके अंदर का जो डॉक्टर है उसको दबा देते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। समझिए आपको सर्दी खांसी हो गई, होती है सर्दी खांसी। अभी कोविड के बाद ज्यादा लोग जागरूक हो गए। हमें सर्दी खांसी हो जाती है, हम तुरंत जाते हैं और सर्दी को दबाने वाली दवाई डॉक्टर से ले लेते हैं। आपको पता है वो सर्दी होनी चाहिए, वो जो अंदर गंदगी वो निकलना चाहिए, क्योंकि बीमारी इस तरह से निकालती है, ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है। बुखार हो गया, लोग इतना डरते हैं बुखारों से। बुखार हो गया 9900 है, लोग पैरासीटामोल खिला देते हैं। बच्चों को बुखार हो गया, उनके घर में आइबुप्रोफेन पड़ा होता है, वो सीधा उसको खिला देते हैं। अरे बुखार होना हेल्थ की निशानी है। मेरे जो पेशेंट्स हैं जब उनको बार-बार अक्यूट्स आते हैं, बुखार होता है ना, मैं बहुत खुश होता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता है उसका बॉडी अभी भी स्ट्रॉन्ग है। तो बुखार जो है, फीवर है, मेरा एक टॉक है, मैं आप सब लोग को फॉरवर्ड करूँगा, आप सुन लेना। बुखार बीमारी नहीं है, बुखार एक बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है जो आपको तंदुरुस्त रखती है। अगर आपको बुखार होगा, बार-बार अगर बुखार होगा, तो आप ये देखोगे कि वो व्यक्ति जिसको बुखार होता है ना, उसके अंदर की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। एडिक्शन, ऑफ कोर्स एडिक्शन है, तंबाकू है, अल्कोहल है, ये सारी चीजें नहीं लेनी चाहिए, इससे भी कैंसर होते हैं। हालांकि लोग कहते हैं यार मैं तो खाता हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ मेरे दोस्त इतने साल से खा रहे हैं, ठीक है, नहीं हुआ उनका नसीब है, बट क्या आप चाहते हो कि आपका हो जाए? तो ये सब एडिक्शन से दूर रहिए आप। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, इनफैक्ट स्ट्रेस के ऊपर इतने रिसर्चेस हो रहे हैं, और स्ट्रेस आपको बहुत सारी बीमारियों से कनेक्ट कराता है। एक सिंपल देख लो, किसी को एसिडिटी है समझो, और वो बार बार एसिडिटी के टैबलेट्स खाता है, आपको पता है सिर्फ उसको इतना पूछिए कि भाई तेरे को टेंशन क्या है, आप देखोगे पूरी दिन भर वो स्ट्रेस में जूझता है। अगर उसका माइंड रिलैक्स हो जाए, थोड़ा कम स्ट्रेस ले, तो हो सकता है कि उसकी बीमारी दूर हो सकती है। और बाकी बहुत सारे कॉजेज है जो अननोन है, हमको नहीं पता उसके बारे में, वो क्या है। क्या होप है? सवाल ये है कि क्या होप है हमारे पास? यस, होप है।
क्या आशा है? जरूर आशा है हमारे पास। अर्ली डायग्नोसिस होना चाहिए, उसका अर्ली डिटेक्शन होना चाहिए, लाइफस्टाइल में हमारे कुछ चेंजेस होने चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट करिए। मैं तो कई बार लोगों को ये भी कहता हूँ कि थोड़ा स्पिरिचुअल होइए, अपने अपने ग्रंथों से, अपने रिलीजन से कनेक्ट करिए। किसी चीज के लिए भागने की जरूरत नहीं है, थोड़ा कम रहेगा हमारे पास चलेगा, है ना? तो स्ट्रेस को कम करिए, अवॉइड ड्रग्स, दवाइयों की आदत मत डालिए, उसके ऊपर मत डिपेंड रहिए। अगर आप बीमार हो रहे हैं तो 1-2 दिन की छुट्टी ले लीजिए ऑफिस में, बट आप गोली खा के दवा खा के आप मत जाइए ऑफिस, है ना? कोशिश करिए। एंड ऑफ कोर्स होम्योपैथिक साइंस है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये एक छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको दी है। आई होप ये आपको इसमें से काफी सारी चीजें समझ में आई होंगी, और ऑफ कोर्स हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे। यस आगे। यस डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत सिंप्लीफाइड किया कैंसर को, और समझने में बहुत आसानी से हम समझ पाए उसको। तो यहाँ पे सद्भावना में पेशेंट्स आते हैं तो उनके कुछ सवाल रहते हैं, तो मैंने वो नोट डाउन किए। वो मैं सवाल क्या आपको पूछ सकता हूँ अभी? यस यस प्लीज गो अहेड। ओके। सो पेशेंट जब आते हैं तो उनका पहला क्वेश्चन होता है कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट और होम्योपैथी दवाई क्या है करके। ओके, तो देखिए होम्योपैथी जिस तरह से अलग अलग साइंस है, अलग अलग साइंस है हीलिंग के, एलोपैथी है, आयुर्वेदा है, बहुत सारे तरीके हैं। आप आप आई होप ये चीज मानते होंगे कि ऐसा नहीं है कि एक ही पद्धति से इंसान ठीक हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारी पद्धतियां हैं जिससे इंसान ठीक हो सकता है। मेरे पास कुछ पेशेंट्स हैं जिन्होंने योगा करके बहुत सारी बीमारियों को ठीक किया है। मैंने देखा है लास्ट मेरे 15 साल के प्रैक्टिस में। बहुत लोगों को हम बातें करके भी ठीक कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें। सो होम्योपैथी क्या है? होम्योपैथी एक बहुत लंबा साइंस है। आपको जान के शायद हैरानी होगी, होम्योपैथी को इस दुनिया में आके 200 साल हो चुके हैं, 200 साल। इनफैक्ट जब एलोपैथिक सिस्टम नहीं भी था उसके पहले से होम्योपैथी ट्रीटमेंट है। ये जर्मनी में स्टार्ट हुआ था, बढ़ते बढ़ते पूरे विश्व में गया, बट इसको पूरी तरह से ग्रहण जिसने किया वो इंडिया था। क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी पहले आयुर्वेदा और हमारी जो सिस्टम थी, हमारा जो पहले का सिस्टम था वो हमेशा नेचुरल हीलिंग की तरफ जाता था। तो यहाँ पे होम्योपैथी को बहुत लोगों ने एक्सेप्ट किया। और आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि होम्योपैथिक सिस्टम को ज्यादा रिकॉग्निशन नहीं है, गवर्नमेंट्स नॉर्म्स नहीं मिलते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं होम्योपैथी के साथ, डॉक्टर्स के साथ पेश। बट उसके बाद भी होम्योपैथिक सिस्टम अभी भी सरवाइव कर रहा है, अभी भी जीवित है और बहुत अच्छे से कर रहा है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि पूरी दुनिया से जो बड़े डॉक्टर्स हैं वो इंडिया आते हैं होम्योपैथी सीखने के लिए। आज ऐसा सिचुएशन हो गया है, बड़े बड़े जो इंटरनेशनल डॉक्टर्स हैं जो सिखाते हैं वो इंडिया में है इस वक्त। और तो सवाल ये है कि होम्योपैथी इतने साल तक, इतने चैलेंजेस, इतनी दिक्कतों के बाद भी कैसे सरवाइव कर रहा है? उसका सिर्फ एक कारण है कि आप जैसे पेशेंट्स है ना वो ठीक हुए। तो होम्योपैथिक साइंस बेसिकली इसी के ऊपर, और इसी के ऊपर ये टिका रहेगा। इसको ना कभी गवर्नमेंट से कोई नॉर्म मिलने वाला है, ना कोई सपोर्ट मिलने वाला है, बट उसके बावजूद ये टिका रहेगा क्योंकि ये पेशेंट ठीक होता है। दवा देते हैं, पेशेंट तकलीफ में रहता है, वो ठीक होता है, इसलिए ये साइंस चलता रहता है। होम्योपैथिक साइंस क्या है बेसिकली, अगर आप सिंपल तरीके से समझे तो होम्योपैथी आपके अंदर, जैसे मैंने कहा आपके अंदर खुद एक डॉक्टर है। होम्योपैथिक साइंस वो डॉक्टर को जगाता है, उसको हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल सागर है, आप सागर बीमार होते हैं तो सागर को मैं जो होम्योपैथिक दवाई उनके लक्षणों पे दूंगा, वो दवाई उनको ठीक नहीं करेगी। वो दवाई सागर के अंदर जो डॉक्टर है, जो इम्यून सिस्टम है, उसको मोटिवेट करता है, तो सागर अपने आप मजबूती से ठीक होते हैं। तो ये बेसिक एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। और सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, अगर आप समझना चाहें, क्योंकि कई बार लोग शायद ये सवाल आपके लिस्ट में होगा, बट मैं इसको अपफ्रंट बोलना चाहता हूँ। कई बार आपको सवाल होगा कि यार हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो इतना समय लेते हैं ना, आधा घंटा, आप लोग काफी सारे मेरे पेशेंट्स हैं तो ये आधा घंटा पूछते हैं, 1 घंटा पूछते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? अगर मैं एकदम सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूं, रेडीमेड शर्ट और टेलर मेड शर्ट, आपको क्या लगता है? सागर आप बताओ, कौन सा शर्ट अच्छा है, रेडीमेड लेने का कि टेलर मेड लेने का, अगर ऑप्शन हो तो? आप म्यूट हो।
टेलर टेलर शर्ट एक्चुअली मैं प्रेफर करूंगा, क्योंकि वो फिर साइज एंड से प्रॉपर रहता है उसमें, इसकी वजह से सूटेबल रहता है अकॉर्डिंग टू मेरी जो नीड है उसके अकॉर्डिंग रहेगा वो। यस, बहुत अच्छी बात बोली। ऑफ कोर्स हम जाके रेडीमेड लेते हैं, मैं भी रेडीमेड लेता हूँ, इजी हो जाता है। बट कई बार हम रेडीमेड लेते हैं, यहाँ पे लेडीज लोग हैं अपना ड्रेसेस सिलाती हैं, आप रेडीमेड लेती हैं, तो कई बार दिक्कत होती है ना, कभी यहाँ टाइट है, वहाँ टाइट है, ये टाइट। बट आप जो टेलर मेड जाती हैं, आप उसके पास जाती हैं, वो बराबर आपके बॉडी के हिसाब से बनाता है ड्रेस। ये होम्योपैथी है। सो होम्योपैथी टेलर मेड है। आज कोई समझो मेरे पास कोई पेशेंट आता है, अगर मेरे पास 4 पेशेंट आते हैं उनको सर दर्द है, अगर एलोपैथी डॉक्टर के पास जाएंगे तो उनको सेम दवाई होगी, वो सेम प्रिस्क्रिप्शन जाएगा। बट अगर एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे ना, वो चारों डॉक्टर को अलग अलग दवाई जाएगी, क्योंकि सबका कारण अलग है हेडेक होने का, सबका सिम्टम अलग है हेडेक होने का, हर इंसान अलग है। आपको लगता है कि आप अलग हो? ये सागर, आपको लगता है आप अलग हो? आपके घर में हाँ इतने यस। सारे लोग हैं, तो हम सब अलग हैं, हमारी सोचने की पद्धति अलग है। हमको जो बात मुझे बुरी लग जाती है शायद आपको बुरी नहीं लगती होगी। मैं धूप में जाता हूँ, मुझे कुछ नहीं होता, कोई धूप में जाता है उसको पसीने आने लग जाते हैं, उसको चक्कर आ जाता है। तो हर कोई व्यक्ति अलग है। ये जो अलग है ना, होम्योपैथी उसी के ऊपर ध्यान देती है कि आप किस तरह से अलग हो। आई होप आई आंसर योर ओके, क्वेश्चन। यस यस डेफिनेटली। तो डॉक्टर, यहाँ पे जो पेशेंट्स आते हैं टाटा हॉस्पिटल में, तो वो ये सोच के आते हैं कि वो एलोपैथी ट्रीटमेंट जो है वो लेंगे, तो उनका ये सवाल होता है कि वो एलोपैथी ट्रीटमेंट के साथ होम्योपैथी ट्रीटमेंट भी कंटिन्यू कर सकते हैं क्या? मेरा सवाल है क्यों नहीं, क्यों नहीं। अभी लास्ट वीक ही मैं एक पेशेंट हम फॉलोअप कर रहे थे, सद्भावना का एक पेशेंट था, मैंने उनको कॉल किया क्योंकि फॉलोअप डे था, क्योंकि वो फॉलोअप नहीं कर रहे थे। मैंने कॉल किया, मैंने कहा क्यों नहीं कॉल कर रहे, शायद मीरा जी ने भी कॉल किया था उनको। तो वो कहते हैं कि हम अंदर गए थे और डॉक्टर ने कहा हमको कि आप होम्योपैथी मत लीजिए इसलिए हम नहीं लेंगे। तो मुझे इतना बुरा लगा, मैंने ओके। कहा यार देखो, एक तरफ जो बाकी फेटर्निटी है वो कहती क्या है कि होम्योपैथी पानी है, पानी, वो क्या कहते हैं, पानी है, उससे कुछ नहीं होता, तुम लोगे ना तो होम्योपैथी से कुछ नहीं होगा। और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि होम्योपैथी अगर आप लेंगे तो मेरा दवाई मिक्स हो जाएगा। तो ये कैसे आप बोल रहे हो? मतलब एक चीज बोलिए ना, अगर आप बोल रहे हैं कि होम्योपैथी से नुकसान होगा ट्रू। तो इसका मतलब अगर नुकसान हो सकता है तो उसका असर हो सकता है। अब सवाल आपका बहुत सरल है कि अब ये डिसीजन पेशेंट्स को लेना है। अभी हम कुछ केसेस दिखाएंगे, कुछ पर्सनल टेस्टिमनीज दिखाएंगे। अगर मैं पेशेंट हूं ना, मुझे ठीक होना है, मैं अगर पेशेंट हूं ना, मुझे ठीक होना है, उसके लिए शायद मुझे अगर कोई बोलेगा कि वो बाबा के पास जाओ, वो बाबा झाड़ फूक करेंगे और ठीक हो जाएगा, तो भी पेशेंट जाएगा उधर। क्यों नहीं? और क्यों नहीं जाना चाहिए? ओके। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि हेल्थ का जिम्मेदारी किसका है, डिसीजन किसका है। और दूसरी बात खुद यह है का। कि अगर कोई डॉक्टर या कोई भी, जैसे अगर मैं भी बोलता हूँ कि मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि आप कीमोथेरेपी मत लो, समझो मैं बोलता हूँ, तो अगर मैं बोल रहा हूँ तो मुझे बहुत जिम्मेदारी से बोलना चाहिए कि मैं पूरा गारंटी लूंगा कि मैं ठीक करूंगा। तो क्या जो अलाइड सिस्टम है जो कहती है कि आप ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो, तो क्या वो गारंटी लेगी कि वो जो कर रही है उससे 100% रिजल्ट आएगा, आपका बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा? कुछ स्टैटिस्टिक है, कुछ केसेस दिखा सकते हैं क्या? ये जो कीमोथेरेपी ड्रग्स आपको दिया जा रहा है, क्या वो दिखा सकते हैं कि ये कीमोथेरेपी लेने के बाद 15 साल तक पेशेंट को कुछ भी नहीं हुआ? कोई है स्टैटिस्टिक? ऐसा कोई स्टैटिस्टिक नहीं है। ओके। मेरे पास एक बहुत अच्छी बुक रखी है एलोपैथी की, गुडमैन गिलमिल, वहां पे इतने सारे ड्रग्स के बारे में बताया गया जो हम लेते हैं अनजाने में जाने में, उसके इतने साइड इफेक्ट्स हैं, इतने साइड इफेक्ट्स हैं। कुछ कितनी सारी दवाइयां जो शायद बाहर बंद हो गई हैं बट इंडिया में फिर भी चल रही है, हम उसके बारे में नहीं बात करेंगे। तो कभी कोई डॉक्टर ये तो नहीं बताता आपको कि जो दवा मैं दे रहा हूँ उसका क्या क्या नुकसान होगा सो होम्योपैथिक दवाई तो लेने फिर से, या तो फिर इसके कुछ साइड इफेक्ट्स है होम्योपैथी ट्रीटमेंट के? हाँ, साइड इफेक्ट ये है कि आपके अंदर की जो प्रतिरोधक शक्ति है वो मजबूत हो जाएगी, यही सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है। अगर ओके। अपने अंदर की प्रतिरोधक शक्ति को, इम्यूनिटी को आप मजबूत करना चाहते हो तो होम्योपैथी आप ले सकते हैं। उसको कमजोर करना चाहते हो तो आप जो कंटिन्यू कर रहे हैं उसको करिए। मैं यहाँ पे ये नहीं कहना चाह रहा हूँ ओके।
शायद लोग मुझे गलत ना समझे, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि होम्योपैथिक सिस्टम सबसे बेस्ट सिस्टम है, नहीं। हर सिस्टम, हर साइंस का, जैसे रिलीजन की हम बात करते हैं, हर रिलीजन में त्रुटियां हैं, हर रिलीजन में गड़बड़ी है, सुधार की चीजें हैं। उसी तरह हर साइंस में त्रुटियां हैं, हर साइंस की लिमिटेशंस हैं, बट उसके एडवांटेजेस भी हैं। तो होम्योपैथिक मेडिसिन एज एन एडजुवेंट अगर हम बात करें कि आप जो कर रहे हैं उसके साथ में अगर आप दवाइयां लेंगे, तो हो सकता है कि आपकी जो प्रतिरोधक शक्ति है वो इतनी मजबूत हो जाए कि आप जो भयंकर भयंकर दवाइयां खा रहे हैं ना, वो दवाइयों को झेलने के लिए भी तो अंदर की बॉडी स्ट्रांग चाहिए। आप जो एक टैबलेट खाते ओके हो या एक इंजेक्शन लेते हो, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, जो भी है, वो सेल्स को खत्म करता है, इतना तो आपको पता है ना। कैंसर सेल्स को मारता है, पर आपको पता है वो कैंसर सेल्स को ही नहीं मारता, वो बाहर के बाजू में जो हेल्दी सेल्स है उनको भी मारता है। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, अगर न्यूक्लियर बॉम्ब यहाँ फटा और उनको समझो एक बिल्डिंग उड़ाने की है, वो बिल्डिंग पे मारेंगे न्यूक्लियर बम, बट आपको लगता है कि वो न्यूक्लियर बम बिल्डिंग को ही तबाह करेगा? आजू बाजू में जो घर है, पेड़ पौधे, उनको नहीं तबाह करेगा? तो अलाइड मेडिसिन ये काम करती है, इससे इम्यूनिटी वीक हो सकती है। सो होम्योपैथिक दवाइयां लेने से आपकी प्रतिरोधक शक्ति जो है वो मजबूत होने का बहुत सारा चांसेस है। ओके, जैसे कोविड के टाइम भी गवर्नमेंट ने बताया था कि लोगों को आर्सेनिक एल्बम लेना है ताकि इम्यूनिटी बढ़ जाए लोगों की, कोरोना को फाइट करने के लिए। यस, तो वैसे अगर इम्यूनिटी बढ़ेगी तो कैंसर पेशेंट्स को फाइट करने के लिए भी मदद हो सकती है वैसे। डेफिनेटली डेफिनेटली। ओके सर, पेशेंट्स यहाँ पे ऐसे कहते हैं कि उनकी जो बीमारी है वो होम्योपैथी ट्रीटमेंट की वजह से बढ़ गई, तो वैसे होता है क्या, और होम्योपैथी ट्रीटमेंट स्लो है क्या? अभी आपके दो सवाल हैं कि मुझे भी कई बार लोग बोलते हैं सर मैं होम्योपैथी लिया और मेरी बीमारी बढ़ गई। ऐसा नहीं हो सकता, बीमारी बढ़ रही थी, कंट्रोल नहीं हुई। दवा लेने से बीमारी नहीं बढ़ सकती, वो आपके अंदर बीमारी थी, वो बीमारी कंट्रोल नहीं हुई, वो बढ़ती चली गई। शायद प्रॉपर मेडिकेशन नहीं हुआ, या प्रॉपर ध्यान नहीं दिया गया, या कुछ और कॉजेस थे। तो दवा लेने से कोई बीमारी नहीं बढ़ सकती, होम्योपैथी स्पेशली। ठीक है। दूसरा सवाल क्या था कि आपका ये स्लो है, बहुत बहुत स्लो स्लो है काम क्या? करता है। तो अब इसका आंसर तो पेशेंट ही दे सकता है, इसका आंसर तो ओके पेशेंट ही दे सकता है। हमारे पास मेरे पास इतने रिकॉर्ड्स हैं, इतने वीडियोस हैं, ऑडियोज हैं, दिन भर मैं अक्यूट्स मैनेज करता रहता हूँ। सर्दी, खांसी, बुखार, पेशेंट्स को हमने रातों रात भी खड़ा किया है, रातों रात भी खड़ा किया है। मैं यहाँ पे हमारे पास भी कुछ पेशेंट्स हैं वीडियो कॉल पे, जिन्होंने दवाइयाँ ली और लेने के बाद जो रिजल्ट आया उनको, वो रिजल्ट ही बताएगा, मतलब मेरे बोलने से क्या होगा, वो रिजल्ट ही बताएगा कि कितना फास्ट है कितना स्लो है। इनफैक्ट यहाँ पे है ज्योति दाने है, शायद मैं देख रहा हूँ। ज्योति जी आप हो? ओके, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ, मैंने देखो उसको क्लिक करिए, तो मैंने मैसेज भेजा आपको। हाँ, हो गया। तो यहाँ पे पानी ज्योति जी है और उनके हस्बैंड है। ज्योति जी आप कुछ बोलिए तो मुझे समझ में आएगा आवाज आ रहा है कि नहीं। आओ जा रहा है। अच्छा ठीक है। तो ज्योति जी आप बताइए, सागर का सवाल है कि होम्योपैथिक दवाई बहुत स्लो काम करती है। आपका एक इंसिडेंस हुआ था, मेरे पास हाँ, उसके रिकॉर्ड्स भी हैं। आपको नौशिया, वॉमिटिंग हो रहा था बहुत ज्यादा, और ओ, रात को हमने दोपहर में बात की थी और फिर एक दवा मैंने आपको बताई थी, और हाँ, नेक्स्ट मॉर्निंग फिर आप अब बताइए ना कितना फास्ट, क्या क्या हो रहा था, दवा गड़बड़, आपने ली और रिजल्ट क्या आया आपको? बहुत अच्छा रिजल्ट आया हाँ। सर, 1 घंटे में आराम मिलेगा उसको। मेरे को वो बीमारी थी ना, दमा लगता, मैं बोल रही श्वास रोकने के, आपके दवा में 3 तक में फर्क पड़ रहा है सर, अच्छा तो लगेगा। उस टाइम आपको वॉमिटिंग था ना, वॉमिटिंग बहुत हो रहा था, हाँ, नौशिया, वॉमिटिंग, डायरिया बहुत हो रहा था, और हमने दवा दिया, और नेक्स्ट मॉर्निंग तो आप कहाँ चले गए थे? शादी में चले शादी गए थे? शादी में गए, शादी में। शादी हाँ, तो कितनी जल्दी रिएक्ट, मेडिसिन कितने जल्दी काम किया? अरे एक ही डोज में काम एक किया ही उसको। डोज में काम किया। राइट। और अभी आप कितने समय से हमारे पास है? ज्योति जी आई थिंक ब्रेस्ट ब्रेस्ट कैंसर है आपको, और और हाँ, सर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो हाँ, दिसंबर से हमने ये ओपीडी स्टार्ट की है, तो हाँ, हाँ, 4-5 महीने हो गए हमारे को ना बेसिकली। यस
तो आप मुझे आप होम्यो- बताइए, आप लोगों को बताइए कि आपका अनुभव कैसा रहा है जब से आप ये होम्योपैथिक इलाज भी कर रहे हैं, आपका अनुभव कैसा रहा है? बहुत बढ़िया है बहुत सर। अच्छे। हम एलोपैथिक के कुछ भी नहीं लेते, आपकी औषध लेते सब होम्योपैथिक ही, एलोपैथिक नहीं लेते हम लोग, कुछ नहीं। आपके दवा में फर्क पड़ रहा है हमारे। क्या फर्क पड़ रहा है? कैसा लग रहा है? सेहत कैसी लग रही, ताकत कैसी वो लग रही, अच्छा मन लग रहा है। अरे मेरे को तो भूख ही लगती सर, मेरे को कुछ अनाज गोल नहीं लगता ना, अनाज खाती नहीं थी सर, खाती ये नहीं, उमिडी होती, अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होता, फ्रेश लगता मेरे को। भूख बढ़ गई सर उसकी। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। तो हाँ, पहले खाना नहीं खा पाते थे ना ज्यादा? नहीं, कुछ नहीं। वेरी गुड, चलो वेरी गुड, अच्छे से फॉलो अप करते रहो, है ना? हाँ हाँ, सर। सो आई होप, थैंक यू ज्योति जी, आपके जो एक्सपीरियंस शेयर किया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शायद आपको सुन के कुछ लोग इंस्पायर होंगे और सही तरीके से इलाज करेंगे। थैंक यू। हाँ, वेलकम। सो सागर, ये एक एग्जाम्पल है आपके पास जो मैंने दिखाया कि किस तरह यस से अगर डॉक्टर से कनेक्ट हो जाए पेशेंट और सिम्टम प्रॉपर मिले, तो हम बहुत सारे तकलीफों का इलाज हम कर सकते हैं अक्यूट। सो होम्योपैथिक दवाई स्लो है, ये मिथ है, बहुत फास्ट काम करती है, राइट? ओके। तो सर ये मेडिसिन को हम कब तक कंटिन्यू कर सकते हैं? देखिए, मेडिसिन को कंटिन्यू करने का भी बात करूंगा मैं, और आपको एक और चीज बात करना चाहूंगा कि जब आप होम्योपैथिक दवाइयां स्टार्ट करते हैं, स्पेशली जब बहुत सारे यहाँ पेशेंट्स हैं, जब आप होम्योपैथिक दवाइयां स्टार्ट करते हैं, तो आई होप आपका कीमोथेरेपी, एलोपैथी सिस्टम बहुत कुछ चल रहा होता है। अब इसमें क्या होता यस। है कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, क्योंकि जो दवाइयां आप खा रहे हैं, आपको नहीं पता कि वो बीमारी के सिम्टम है कि जो दवाइयां खा रहे हैं उसके सिम्टम। कई बार कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जो दवाई, जैसे कोई ओरल कीमो खा रहा है ना रेगुलर, तो वो कीमोथेरेपी खाने से भी बहुत बीमारियां पैदा हो रही हैं। तो इसमें जरूरी यह है कि अगर आप किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास अटैच हैं, उसके साथ रेगुलर फॉलोअप करिए। आप देखो, जैसे ज्योति जी का एग्जाम्पल है, ऐसे मेरे कितने पेशेंट्स हैं, मैं उनको मेरा नंबर देता हूँ, कई लोगों को मैं कहता हूँ मुझे कॉल करना कुछ भी रहेगा तो, और जितना मेरे से हो सकता है मैं उनको कॉल उठाता हूँ और या बात करता हूँ। तो ये क्यों करता हूँ मैं? मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बट मैं फिर भी करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अक्यूट के टाइम पे रेगुलर फॉलोअप्स होना बहुत जरूरी है। दवा दे के आप चले गए, 1 महीना सो गए, ऐसा नहीं होता। आपको जो भी बॉडी में चेंजेस आ रहा है उसको लगातार बताते रहना चाहिए, तब जाके आप धीरे धीरे अपनी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। और कब तक कंटिन्यू करना चाहिए आपका? अगर कोई रेजिम चल रहा है, जैसे कि एलोपैथिक रेजिम है, आपने कीमोथेरेपी लिया, ये बहुत बार होता है कि मेरे साइकिल्स हो गए, डॉक्टर बोलते हैं अभी घर चले जाओ। तो ये ये बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाता है। कई बार मैंने देखा है कि डॉक्टर बोले हैं घर चले जाओ, मतलब टाटा में आपको बोला, ये डॉक्टर ने बोला साइकिल हो गई घर चले जाओ, वो घर चले जाते हैं और बहुत केयरलेस हो जाते हैं, और वो होम्योपैथिक दवाई भी नहीं खाते। हम कितनी बार बोलते हैं कि आप दवाई कंटिन्यू रखो, बट नहीं खाते। और कई बार हमने देखा है कि 3 से 4 6 महीने के बाद वापस से रिकरेंस होता है, वापस से बीमारी आती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि सवाल ये है कि कितने कब तक चालू रखना चाहिए। जब तक आप पूरी तरह ठीक ना हो जाए, आप रेगुलर उस दवाई को करिए। फॉलोअप करना आपकी जिम्मेदारी है, डॉक्टर की नहीं है, पर आपको रेगुलर पीछे पड़े रहना चाहिए। यस सागर। ओके। सर ऐसे भी होता है कि पेशेंट जो है केमो लेते हैं, रेडिएशन लेते हैं, लेकिन उसके वजह से उनको कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे वोमिटिंग, नौशिया या फिर फीवर आता है। तो पेशेंट्स आके पूछते हैं कि हमें उसके लिए होम्योपैथी दवाई मिल सकती है क्या? यस, इनफैक्ट जैसे कि आपका पहला सवाल था कि क्या होम्योपैथिक दवाई स्लो है ना? वो सवाल और ये सवाल कि सबसे बड़ा जो चैलेंज है एक कैंसर पेशेंट के लिए, वो है कि ड्रग्स का साइड इफेक्ट्स, जो कीमो या रेडिएशन की जो साइड इफेक्ट्स है ना, वो बहुत भयानक होती है। और अलग अलग पेशेंट्स के साथ बहुत अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। मेरे पास बहुत सारे फॉलोअप्स हैं, जो मैं एक एक करके, मेरे पास करीब 11-12 फॉलोअप्स हैं अभी फिलहाल, वीडियो एंड ऑडियो, जो मैं एक एक करके दिखा सकता हूँ लोगों को। सो स्पेशली कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स के टाइम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अपने होम्योपैथिक डॉक्टर को कनेक्ट करना चाहिए, और वो जो सिम्टम्स हो रहे हैं ना उसको बता के अगर सही दवा लग गई, बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। मैं आपको एक एक है ना ऑडियो शेयर करता हूँ,
यहाँ पे सुषमा जी मुझे दिख नहीं रहे हैं, तो पेशेंट है हमारे सुषमा विचारे, वो लास्ट मंथ हमारे पास आए थे। तो सीए ब्रेस्ट का उनका कंप्लेंट था, हमने दवाई चालू की, उसके बाद 15 दिन के बाद ही उनको कीमोथेरेपी लगा। अब हम तो मना नहीं कर सकते, वो जो भी है उनका डिसीजन है, बट कीमोथेरेपी लगने के बाद उनकी कंडीशन बहुत खराब हो गई, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट फिर वो सद्भावना आए, यहाँ पे जो सद्भावना के लोग हैं वो भी, उनको भी याद होगा कि वो बैठ नहीं पा रहे थे, लेटे हुए थे, वॉमिटिंग कंटिन्यूस, नौशिया 4-5 दिन से था, वो एलोपैथिक सारी दवाइयाँ खा रहे थे, मगर उनका वो कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो उनका जो भी है मैंने केस लिया और एवरी 3 आवर्स में उनका फॉलोअप कर रहा था। मैं आपको उनका ऑडियो सुनाता हूँ, आप सुनिए और देखिए कितना फास्ट और कितना आसानी से और कितने स्मूथली उनका पूरा कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट निकल गया। लेट मी शेयर, ओके। हेलो, हाँ सुषमा बोल रही हूँ। या सागर, कैन यू हियर मी? ऑडियो आ रही है? मेरा आता माझी तब्येत बरी आहे. म्हणजे परवापेक्षा आणि कालपेक्षा बरी आहे. म्हणजे थोडं जेवण जातं थोडं थोडं. पण ना आता ना माझ्या जरा हाताची बोटं आहेत ना, त्यांना थोडंसं सून पण येतं, म्हणजे मुंग्या आल्यासारखं वाटतं. असं का? ये वीकनेस म्हणून आहे. इनको मैंने दवा दी थी 12 बजे, 12 या 1 बजे वो आए थे और ये शाम 6 बजे का फॉलोअप है, ओके। हा तुम्ही आता जेवण वगैरे पूर्ण घ्या. हा जेवण आता थोडं थोडं घेते मी, जसं खायला जमते तसं थोडं थोडं खाते. आणि बाकी आता मला बरं वाटतंय कालच्या, आणि थोडीशी हलकीशी सर्दी झाली आहे. सर्दी झाली. हा सर्दीसाठी काय पण घ्यायचं नाही. हाँ? काय नाही ना, काय पण घेऊ नको ना. नहीं, सर्दी अगर हो गया ना तो अच्छी बात है, उसको बाहर आने दो. हाँ वही, नाक से पानी पूरा नीचे पानी आ रहा है. कोई दिक्कत नहीं चले है ना. जे हो. ओके, सिर्फ अभी मैंने हाँ बॉडी का. और ये लास्ट फॉलोअप है उनका नेक्स्ट मॉर्निंग। हेलो. हाँ सर बोलो बोले. हाँ सुषमा जी, हाँ। कैसे हो? अभी मैं हाल फिलहाल बहुत ठीक हूँ. कल से भी बहुत दर्द है मेरे को. कल जो मेरे को बहुत थकान आ रही थी ना, आज बहुत कम हो गई है. पैर दुख रहे लेकिन कम है, कल से भी बहुत कम है. और थोड़ा थोड़ा अभी खाने के लिए हो रहा है मेरे को. अच्छा, सुबह क्या, रात को क्या खाया था? रात को मैंने ना ये सैंडविच ही खाया. हाँ, क्योंकि बाकी मेरे को चावल वगैरह खिचड़ी विचड़ी नहीं जा रहा था. ये सैंडविच खाया, केला बनाना खाया और फिर दवा लेके सो गए. नींद भी अच्छी लगी. सुबह मोशन भी अच्छा, मीन्स बराबर हो गया व्यवस्थित. मोशन में भी कुछ तकलीफ नहीं हुई. मोशन भी सुबह के बराबर हो गया. ठीक है. आज बहुत, मैं कल से तो आज बहुत मीन्स उठ रही हूँ खुद से खुद. कल का कंडीशन कैसा था आपका? कल का कंडीशन तो बहुत बेकार था, बहुत बेकार था मेरा. मेरे को चलने को नहीं हो रहा था, ना बैठने को हो रहा था, ऐसा हो रहा था. लेकिन कल मैंने रात को थोड़ा थोड़ा खा के, अभी भी मैंने स्लाइस और ये बटर खा रही हूँ, वो जा रहा है पेट में हल्का. उल्टी बहुत हो रही थी ना आपको? हाँ कल उल्टी बहुत हो रही थी. मेरे उल्टी जैसा हो रहा था और बार बार वो ढेकर आ रहा था. हाँ, वो कल से अभी कम हो गया. मीन्स अभी तो सुबह से मेरे रात को भी मेरे को उल्टी नहीं आई. ठीक है, अभी भी नहीं आई है. अच्छा ठीक है, हो जाएगा आराम. ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे मेरे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं. और आपने अगर ध्यान से पेशेंट्स अपने सुना होगा, उनका जो फर्स्ट फॉलोअप था, उन्होंने क्या बोला, उनको जब आराम लगने लगा तो उनको सर्दी चालू हो गई. उनको सर्दी हुई, बहुत सारा नाक से पानी गिरा. तो मैंने उनको क्या कहा, प्लीज कुछ मत लेना, उसके लिए कुछ मत करना, वो सर्दी को निकलने दो. तो जब बॉडी हील होने लगती है ना धीरे धीरे, तो बॉडी बाहर अपना टॉक्सिन्स फेंकती है. सर्दी होगा, खुजली होगी, स्किन पे कुछ होगा, डायरिया होगा, पसीना बहुत आएगा, ये बहुत अच्छे साइंस होते हैं. अगर ये हो जाएगा तो इसका मतलब है कि बॉडी बहुत अच्छे से हील कर रही है.
तो ये एक पेशेंट ऐसे मल्टीपल केसेस में दिखा सकता हूँ जहाँ पे ये पेशेंट को अगर नहीं आराम हो रहा होता, क्योंकि ऑलरेडी 4-5 दिन से वो सफ़र कर रही थी, तो उसको इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करने की नौबत थी। बट विथ होम्योपैथिक मेडिसिन, यू नो, इट इज़ सो ब्यूटीफुली एंड ईज़िली पेशेंट गॉट क्योर्ड, राइट? ओके, या सर नेक्स्ट पेशेंट शैल आई शो? जदाब दास करके पेशेंट थे हमारे ओके, हाँ, हाँ, जदाब दास के बारे में ऑफ कोर्स, रिसेंटली। या सो एक पेशेंट है हमारे, ऑफ कोर्स वी फील सो सॉरी दैट यू नो हम उनको नहीं बचा पाए। बट कैसा है कि कैंसर पेशेंट्स में अगर आपने लाइफ भी किसी की प्रोलॉन्ग कर दी ना, तो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है, और अच्छा सा उनको अगर ट्रीटमेंट दिया। ये जब मेरे पास आए थे, हमने दिसंबर में ओपीडी स्टार्ट की थी, तब तक इनका कैंसर काफ़ी स्प्रेड हो चुका था। जैसे मैंने कहा ना, अर्ली डायग्नोसिस और जितनी जल्दी आप डॉक्टर के पास पहुंचेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो इनको मीडियास्टिनल ट्यूमर था, और मीडियास्टिनल मतलब छाती के अंदर बहुत बड़ा इनको गांठ था, और ये ऑलरेडी बहुत सारे ट्रीटमेंट सब इनका चल चुका था, और डॉक्टर्स ने इनको ना कह दिया था। और मेरे पास जब आए थे तो मुझे समझ में आ गया था कि शायद पता नहीं मैं कितना इनको हेल्प कर पाऊंगा। पर हमने इनका इलाज चालू किया, फिर ये गांव चले गए, और मैं आपको इनका एक ऑडियो सुनाता हूँ कि एक फॉलोअप हमने किया था दवा देने के बाद, और कितनी आसानी से इनको कितना रिलीफ आया, और कितने अच्छे से ही कुड लीव, यू नो। लेट मी शो यू दैट। हाँ बताइए, कैसे तबीयत है आपकी? हाँ, आपको जो दवाई दिया ना, हाँ, वो दवाई तो जोर कम कर दिया। क्या हो गया बताइए? सर दर्द बहुत कम हो गया, हाँ, सीने में। और ये मेरा मेन जो प्रॉब्लम है ना, ये आप बहुत कम कर दिया। क्या कम हो गया? दर्द है ना सीने में, सीने में दर्द बहुत कम हो गया। हाँ बहुत कम हो गया। कितना % कम हो गया? सर 50% आपको कम हो गया। 50% कम हो गया। हाँ तो अच्छा लग रहा है दवा खाने के बाद? हाँ हाँ, अच्छी लगता है। मैं तो रोज ही आपको दवाई खाता हूँ। हाँ और हाँ। सर एक बात बोलूँ सर, आपको दवाई तो खत्म हो गया और 10-12 दिन चलेगा। दवा तो मैं आज ही आपको भिजवा दूँ। तो ऑफकोर्स हम ज़्यादा इनको हेल्प नहीं कर पाए, सेकेंड थर्ड मंथ में इनकी डेथ हो गई। बट मुझे एक चीज़ का सुकून था कि एटलीस्ट उस कंडीशन में भी हम इनके ट्यूमर की साइज थोड़ी रिड्यूस हुई होगी, इनको बहुत डिस्कम्फर्ट था, पेन वगैरह, वो सारा कुछ खत्म हो गया। और यहाँ पे मैं जिसमें उनके कांस्टेंट यस अगर सॉरी टू इंटरप्ट, मैं एक्चुअली उनके कांस्टेंट टच में था। जदाब दास जो पेशेंट है, सद्भावना से जुड़े हुए थे, वो यहाँ पे आते थे होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए। तो उनका जो पेन मैनेजमेंट था, पेन रिलीफ था, तो उनको बहुत राहत मिली थी। मतलब उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है एक्चुअली इम्प्रूव हुआ था। और यहाँ पे मैं मौका लेना चाहूँगा और अप्रिशिएट करना चाहूँगा ये जो सद्भावना जो ट्रस्ट है, यू नो, हमारे पापरेवाल जी हैं, मैडम है, जो इन्होंने संस्था चालू की है, दे आर डूइंग अ ग्रेट सर्विस। और उसके साथ में जो मुझे सबसे ज़्यादा, जो क्यों मुझे इतना मज़ा आता है और काम करने में वहाँ पे, उनका स्टाफ। ये जो स्टाफ है ना, ये सारे लोग, यू नो, मीरा जी हैं, बाकी सब हैं, एवरीबडी, मैं सबका नाम नहीं ले सकता, सागर है, रजाक जी, एवरीबडी वहाँ पे जितने लोग हैं, मुन्ना है, प्रियंका है, इनका जो केयर है, जैसे मेरे जाने के बाद भी पेशेंट को दवा पहुंचाना, उनसे कॉल करना, उनको फॉलो अप करना, बहुत हेक्टिक काम है, बट ये इतने प्यार और लगन से करते हैं। तो रियली रियली हैप्पी एंड प्राउड ऑफ द एंटायर स्टाफ ऑफ सद्भावना। वेरी गुड। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मैं मच। अकेला कुछ नहीं कर सकता, मैं तो दवा देख के जाऊंगा, बट पीछे से एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए ना, जो आप लोग बहुत बहुत बेहतरीन काम करते हैं। Yes, sir, मैं सागर definitely. एक और केस आपको दिखाना चाहता हूँ। अनिल पाल जी आए Sure. नहीं है, मैं उनको इनवाइट किया था, बट मैं आपको बताता हूँ, उनका केस दिखाता हूँ। ये पेशेंट हमारे पास आए थे जनवरी में, आई थिंक। लंग कैंसर एंड मेटास्टेसिस ब्रेन, मतलब लंग में बीमारी है उनके और ब्रेन में गई है। तो ऑलरेडी इनका इलाज वगैरह चला है, कीमोथेरेपी रेजिम चली, जो भी वहाँ पे करना था वो करके इनको छोड़ दिया था घर पे रेस्ट करने के लिए। और ये जब मेरे पास आए तो वैसे तो स्टेबल थे, बट इनकी जनरल हेल्थ उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। आई होप मेरे पास वो स्टार्टिंग का वीडियो होता, मैंने नहीं निकाला था। वो खुद भी शायद आएंगे कभी, तो उनका फॉलोअप लेंगे। बहुत सारी इनको दिक्कतें थी, जैसे चलने में दिक्कत, सांस लेने में दिक्कत,
और चीज़ों को भूल जाते थे। ये एक्चुअली ड्राइवर थे, ड्राइविंग ये छोड़ दिया था इन्होंने। कभी-कभी दिमाग इनका भूल जाते थे या फिर कन्फ्यूजन हो जाता था। ये सारी दिक्कतें उनको थी और उनको हमने मेडिसिन स्टार्ट किया। इनफैक्ट उनके बहुत सारे, जैसे मैंने अभी ज्योति जी का एग्जाम्पल दिया, मैंने सुषमा का एग्जाम्पल दिया। उनको एक बार बीच में अक्यूट आया था, वो कहीं गए थे टिटवाला और उनको यहाँ पे हाथ की ट्रेमलिंग होने लगी थी। मेरे पास उसका वीडियो भी है और एलोपैथिक दवाइयाँ भी खाई उन्होंने, बट वो ट्रेमलिंग उनका जा नहीं रहा था। विथ फ्यू डोजेज ऑफ होम्योपैथी उनका पूरा का पूरा ट्रेमलिंग ठीक हो गया और रेगुलर वो टच में है, वेरी रेगुलरली वो फॉलोअप करते हैं। उनकी मैडम आती हैं, बड़े अच्छे पेशेंट है ना। और मैं उनका फॉलोअप एक दिखाता हूँ, जो मैंने रिसेंट नहीं लिया हुआ है, तो मैंने पहले एक फॉलोअप लिया था। तो एक जनरल हेल्थ कैसी है वो बता रहे हैं, Sure. वो आपको दिखाना चाहता हूँ। जस्ट गिव मी 2 seconds. Yeah, I'll share his video. हेलो सर। Yes, सर मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ, सबिता साहू। बात करेंगे आपसे। मैं देखा मैसेज आपका, मैं बात करता हूँ। अभी अच्छा, लेक्चर ठीक। होने दीजिए। हाँ, ठीक है सर। तो अनिल जी, अभी हमको 2 महीने हो गए ना ट्रीटमेंट को, है ना यहाँ पे। सो बताइए ना, आपको कैसा है, क्या क्या चीज़ में आपको फ़र्क है, नहीं है, क्या क्या बताइए। मैं पहले से एकदम स्वस्थ हूँ, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, खाली बैक पेन का ही प्रॉब्लम है, जॉइंट्स का थोड़ा सा पेन। जॉइंट्स का। और अभी वो भी मतलब ज़्यादा देर बैठेगा तो पहला ऐसा बैठ आधा 1 घंटा बैठता था तो पेन करता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो उसमें भी थोड़ी राहत लग रही है आपको? हाँ, अच्छा, और जब आए थे यहाँ पे तो क्या क्या दिक्कत थी, फिजिकली क्या क्या तकलीफें थी आपको? पहले तो अभी जैसे मैं टिटवाला जाता हूँ मेरे घर पे, तो उधर जाने में मैं थक जाता था, आने जाने में ही। अच्छा, लेकिन अभी वो नहीं होता पूरा। अब वो प्रॉब्लम नहीं है। अभी जा रहे हो टिटवाला? कल जाके आया, आपका दिन वहीं था। अच्छा, ठीक था। हाँ, मतलब मेरे भांजे को लेके, मैं ड्राइव करके नहीं जाता हूँ। अच्छा, तो भांजे को लेके गया था, सोमवार को जाना था, तो कल इस संडे को चला गया। मेरा ट्रैफिक नहीं रहेगा, चल जाते हैं। और आपको खांसी वगैरह भी थी ना जब आए थे आप? बहुत हाँ, खांसी होती खांसी थी, अभी नहीं है। तो खांसी में क्या होता था दिक्कत आपको? खांसी में गले में थोड़ा खराश रहता था। कॉन्टिन्यूस कफ था ना, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, कॉन्टिन्यूस कफ था। लेफ्ट साइड पे आप सोते थे तो होता था, बात करने पे खांसी होती थी, बराबर? तो खांसी है अभी? नहीं है। नहीं। और जो वीकनेस वगैरह थी वो कम है आपकी? हाँ, अभी कम है। बाकी चलने में पैर इधर उधर होता था, वो भी अभी समझ में नहीं आता, नहीं होता है। नहीं, तो कहने का मतलब जनरल हेल्थ अच्छी है आपकी? हाँ, हाँ? हाँ, और दवा लेने के बाद जब फर्स्ट टाइम मैंने दवा दिया था तो आपको लूज टूल हुआ था ना? हाँ, बहुत भयंकर। तुरंत हुआ था ना दवा हाँ, लेने के? हाँ। कितने दिन रहा लूज टूल? 2-3 दिन पेट इतना पूरा नरम हो गया, खाली। अच्छा, उसके बाद अपने आप बंद हो गया। 2-3 दिन कितनी बार हुआ लूज टूल दिन में? तो दिन में 3-4 बार। 3-4 बार हुआ। और उसके लिए कोई दवाई तो नहीं दी थी आपको? नहीं। है ना, आपने कॉल किया था मुझे, मैंने कहा अभी उसको रहने दो, अपने आप सेटल हो जाएगा। बंद कर दीजिए। तो अभी इनकी हेल्थ कैसी लग रही है आपको? ठीक, क्या? जब यहाँ आए तो 62 वजन, 74 हमने देखा ना, 74 के। क्योंकि वेट अगर बढ़ता है ना कैंसर पेशेंट में तो बहुत अच्छा साइन है, बहुत अच्छा साइन। और जनरल हेल्थ, तो ये एक एग्जांपल है, पेशेंट ये रेगुलर फॉलोअप कर रहे हैं। ऑफ कोर्स अभी और भी ट्रीटमेंट चल रही है, बट आपने ध्यान दिया होगा, अगर सुना होगा, इनको जैसे मैंने दवा दिया उनको डायरिया स्टार्ट हो गया। नसीब से मैंने इनको मेरा नंबर दिया था, मैंने कहा कॉल करना, मुझे पता था कुछ ना कुछ होगा। डायरिया हुआ, बट 3 दिन तक डायरिया हुआ उनको। मैंने कोई दवाई नहीं दी, मैं रेगुलर फॉलोअप था, उनके टच में था, क्योंकि मुझे पता था कि डायरिया, जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल दिया, सर्दी होना, डायरिया होना, खुजली होना, ये बीमारियों को निकालता है पूरी तरह से, राइट?
एंड ऑफ कोर्स नाउ ही इज डूइंग गुड। मैं एक और पेशेंट का केस आपके साथ डिस्कस करूंगा, मैं शेयर करता हूँ। वो पेशेंट अभी है नहीं यहाँ पे। ये पेशेंट लास्ट वीक ही मेरे पास आए थे और बिदान जाना, और इनका जो केस है काफ़ी डिफिकल्ट केस है। और इनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि इनको किडनी में डायग्नोस्ड हुआ था कैंसर, और वो लंग में स्प्रेड हुआ। और आप देखेंगे वीडियो, उनका बहुत वीक स्ट्रक्चर है। मुझे नहीं पता कितना कीमोथेरेपी भी इनके बॉडी को झेल पाएंगे। और जब ये मेरे पास आए थे तो इनका जो मेन तकलीफ था वो खांसी था, खांसी 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 खांसी। हालांकि जो पुरानी बीमारी भी है ना, इनकी खांसी से ही चालू हुई। जिनको जब डायग्नोस्ड हुआ, इनका पूरा हिस्ट्री है मेरे पास, वो प्रॉब्लम ही खांसी से चालू हुआ। उसके बाद इनका कीमोथेरेपी चला वगैरह, सारा कुछ चला, बट आपको पता है खांसी ठीक नहीं हुई इनकी। जिस तकलीफ के लिए, बीमारी के लिए, सिम्टम के लिए गए थे इलाज करने के लिए, वही ठीक नहीं हुआ। और आप समझिए ना, वीक हो गए हैं, उनका बॉडी भी वीक है और खांसते जा रहे हैं। लास्ट कितने समय से खांस रहे हैं। तो उनको एक दवाई दी हमने, और उनका मैं फॉलोअप आपको दिखाता हूँ। तो थोड़ा बंगाली लैंग्वेज में है, इनफैक्ट मुझे बहुत दिक्कत आ रही थी क्योंकि बंगाली लैंग्वेज मेरे को समझ में नहीं आ रही थी पूरी तरह से। बट अच्छा था कि इस फॉलोअप के टाइम वो अपने जहाँ पे संस्था में जहाँ रहते हैं वहाँ पे पड़ोसी जो पेशेंट का रिलेटिव उसको लेके आए थे, तो वो हिंदी बोल सकता था। तो एक हफ्ते की भी दवाई नहीं थी, आई थिंक दवा मैंने लिख के दिया था, मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, वो बाहर से लेके आए। और 4-5 दिन की दवाई के बाद लेट्स सी व्हाट वाज द रिजल्ट। সুবিধান কেমন আছে? কেমন আছেন? ভালো না, কি ব্যথা? পাটা ব্যথা, हाँ, পা ব্যথা, जीभ व्यथा, জিভে ব্যথা, জিভে ব্যথা। जीभ दिखाओ। अच्छा, क्या अल्सर हो गया ना? जलन हो रहा है उनको? अच्छा, छल्ला जैसे শিরা হয়নি, খিদা হয়নি, हाँ, শিরা भूख হয়নি। नहीं, भूख नहीं। अच्छा, भूख नहीं है। हाँ, हाँ। अच्छा, तो ये इनको रीनल कैंसर है, किडनी का कैंसर है और छाती में फैला है, बराबर यही बोला है ना उनको? तो लास्ट टाइम जब आए थे 1 हफ्ते का दवा दिया आपने, तो 1 हफ्ते में इनको खांसी कितना कम है? ज्यादा कम है, ठीक हुई है। आधा से ऊपर कम हो गया। आधा से ऊपर कम है। पहले कैसा होता था इनको? पहले 24 घंटा के अंदर अपना होते ही रहता था। 24 घंटा होता था। हाँ, 24 घंटा के अंदर होते ही रहता था। वो अभी रुक के हो रहा है। कितना आराम है व्यथा में? कितना आराम है? कितना परसेंट आराम है? आप तो साथ में रहते हैं ना, बाजू में। 70% आराम है। 70%। खांसी में व्यथा कम है? कमी? खांसी में স্যার যেটা আগে কাশছেন তারপরে থেকে এখন আরাম পেয়েছেন না? একটু আরাম পেয়েছি। आराम हो ना? हाँ, तो भी और आगे भी आराम होगा। হোগা। পরে আবার ঠিক হবে, ওষুধগুলো চালিয়ে যেতে হবে। हाँ, पड़े आबार ठीक हो गए। ठीक है, तो मैं भी धीरे धीरे ना बंगाली लैंग्वेज सीख रहा हूँ। सो आई डोंट नो कि मैं इस पेशेंट को कितना रिलीफ दे पाऊंगा, क्या कर पाऊंगा, बट यस मैं बहुत खुश था क्योंकि एटलीस्ट वो व्यथा जो है, कैंसर पेशेंट की जो छोटी छोटी व्यथा है, तकलीफें, वो इतनी ज़्यादा भयानक होती हैं। जैसे किसी को ब्लीडिंग हो जाता है, किसी को डायरिया हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ है, किसी को न्यूरॉलजिक पेन होता है। ये तकलीफें इतनी ज़्यादा होती हैं कि कई बार एलोपैथिक दवाइयाँ भी नहीं काम कर पाती। और कितना मैजिकल है ना, एक छोटा सा होम्योपैथी का ये गोली जो है ये शुगर पिल्स कितनी आसानी से कई बार उस बीमारियों को ठीक कर देता है, कितनी राहत देता है। तो एग्जांपल्स बहुत मैजिक पिल्स। आप हाँ, स्वीट पिल्स को मैजिक पिल्स बोलते हैं हम। तो एग्जांपल्स बहुत हैं, केसेस बहुत हैं मेरे पास। ये सारे जो भी हमने दिखाए हैं या हम जो सेशन कर रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए है कि हम एक विश्वास दिलाना चाहते हैं पेशेंट्स को, कि पेशेंट्स को और बाकी जो हमारे स्टाफ भी हैं, आई थिंक स्टाफ भी जो हमारा है फर्स्ट टाइम सारे पेशेंट्स देख रहे हैं, क्योंकि वो बेचारे बिजी रहते हैं पेशेंट्स को लाने में और उनके मैनेज करने में। आज पहली बार वो बैठ के देख रहे हैं कि उनके एफर्ट्स के वजह से जो रिजल्ट्स हैं, क्योंकि जब तक आप रिजल्ट्स नहीं देखोगे आपको मोटिवेशन नहीं आता।
तो हम सब मिलकर काफी अच्छा काम कर रहे हैं और एक होप देना चाहते हैं लोगों को पेशेंट से कि इसको स्प्रेड करना जरूरी है, आपको फॉलो अप करना जरूरी है। अब ये से विदान पेशेंट है, ये कॉफ चला गया, बट मुझे पता है कई बार इतने केयरलेस हो जाते हैं पेशेंट, वो चले जाते हैं छोड़ के ट्रीटमेंट, कुछ और करने लग जाते हैं। हम कितना फॉलो अप करेंगे ना, हमारा एक लिमिटेशन है। तो पेशेंट की भी जिम्मेदारी है कि अपना हेल्थ का खुद चार्ज ले और फॉलो अप करे ढंग से। तो सागर, मेरे यहाँ पे एक बहुत अच्छे मित्र हैं जितेन। जितेन, आर यू देयर? यस। या वीडियो चालू कीजिए। हाय हाय जितेन। हेलो हेलो सर, कैसे हैं आप? आधा तो मैं आपको देख के ही ठीक हो जाता हूँ, वैसे तो दवाई मेडिसिन लेने का जरूरत नहीं होता है। गुड गुड। सो जितेन मेरे पेशेंट ही नहीं है, क्या होता है लॉन्ग टर्म जो हम रहते हैं ना, तो पेशेंट नहीं रहता ना, वो मेरे पेशेंट मेरे दोस्त बन जाते। तो जितेन और हमारा तो एक्चुअली अभी फैमिली रिलेशन है, हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा समय स्पेंड करते हैं। ही इज लाइक माय ब्रदर एंड फ्रेंड। तो जितेन काफी सालों से हमारे ट्रीटमेंट में अंडर ट्रीटमेंट है। तो जितेन, आप जो भी बताना चाहें, बोलना चाहें, एक मैसेज एज अ पेशेंट आप क्या देना चाहेंगे होम्योपैथी के बारे में एंड ट्रीटमेंट के बारे में? सर, मैं तो लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले तो मैं मेरे बारे में बता दूं, मैं एक सॉफ्टवेयर आईटी प्रोफेशनल हूँ या था बोल सकते हैं। अभी तो मैं आई एम लिविंग ए रिटायरमेंट लाइफ। सो एट द एज ऑफ 28 मेरे को पैनक्रियाटिक ट्यूमर डिटेक्ट हुआ, एंड बोथ आपका हेड एंड टेल बोथ, और जो साइज था ट्यूमर का ऑलमोस्ट मोर देन ए क्रिकेट बॉल। तो एम्स में, आपका ALBS में, मेदांता, फोर्टिस, सभी जगह पे मैं गया, और उस टाइम पे मैं बिजनेस में भी अच्छा, मेरा काफी अच्छा चल रहा था बिजनेस भी। तो इस स्टेज में मेरे को डिटेक्ट हुआ, तो आप बोल सकते हैं कि मैं ऑपरेशन थिएटर से भागा हुआ पेशेंट हूँ। मेरा ऑपरेशन 6 o'clock होने वाला था और मैं 4 o'clock हॉस्पिटल छोड़ के भाग गया, और 6 बजे वो लोग मुझे ढूंढ रहे थे पूरे हॉस्पिटल में, और मुझे कॉल आता है कि अरे आपका सब कुछ रेडी हो गया, ऑपरेशन करना है, आप आपके रूम में नहीं है। तो तब मैंने डॉक्टर से बात किया कि सर, ऑपरेट करने के बाद भी आप उतना ही लाइफ बोल रहे हैं, और ऑपरेट नहीं करूंगा तो भी आप उतना ही लाइफ मुझे बोल रहे हैं, तो इससे बेटर है कि मैं आई विल फाइंड सम अदर सॉल्यूशन। तो उसके बाद कुछ फ्रेंड थे हमारे पुणे में, मैं पुणे में सेटल हूँ, तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया अदर सॉन्ग के बारे में, और डॉक्टर मनीष के बारे में मुझे बताया वहाँ पे, डॉक्टर सरकार, मनीष टीम। तो मैं वहाँ पे फर्स्ट टाइम, मैं अब से 6-6.5 साल पहले डॉक्टर मनीष से मिला, और 6 साल में मैंने डॉक्टर मनीष में कोई चेंजेस नहीं देखे आज तक। फिजिकली भी नहीं और मेंटली भी नहीं। उसके बाद मैं मिला, तभी भी वो उतना ही प्रॉम्प्टली फोन रिसीव करते थे मेरा, और आज भी वो उतना ही प्रॉम्प्टली फोन रिसीव करते हैं, क्योंकि होम्योपैथी में अगर आप किसी भी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं तो डॉक्टर का अवेलेबिलिटी अकॉर्डिंग टू पेशेंट होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जब भी आपको किसी बीमारी से या किसी परेशानी से आपको एलोपैथी की तरफ ना जाना पड़े, तो आपको ऐसे डॉक्टर के पास कांटेक्ट में रहना होता है, या होम्योपैथी डॉक्टर मैं बात कर रहा हूँ, कि वो आपका कॉल रिसीव करे और आपको एक्यूट में हेल्प करे। ये तो मैंने 6 साल में मैंने डॉक्टर मनीष को ही नहीं, थोड़ा बहुत होम्योपैथी भी सीख लिया है। तो कैसे डॉक्टर से फॉलो करना है, जो डॉक्टर का बात मैंने, डॉक्टर मनीष की बात मैंने सुनी पूरी। सबसे इंपॉर्टेंट होम्योपैथी में है फॉलो अप। अगर आप अपना रेगुलर फॉलो अप नहीं कर रहे डॉक्टर से, तो इसमें डॉक्टर का गलती नहीं है, इसमें आपका गलती है, ठीक है। और डॉक्टर मनीष तो ऐसे डॉक्टर है कि आप किसी भी टाइम उनको फोन करेंगे तो 99% तो ऐसा होता है कि आपका फोन रिसीव होगा ही होगा। और उसके बाद मेरे ट्रीटमेंट के बाद अभी शायद से 6.5 साल हो गए हैं, आई एम हेल्दी, मेरे को कोई इशू नहीं है। रेगुलर कुछ नॉर्मल इश्यूज जो होते हैं वो मैं रेगुलर फॉलो अप लेता हूँ डॉक्टर मनीष से, और मैं क्योर होता हूँ। जैसे अभी मैं कल की बात बोलूँ, कल मुझे थोड़ा इशू था, कुछ मेडिसिन लिया मैंने, और आज मेरे को आज काफी रिलीफ है। तो सबसे बड़ी बात होम्योपैथी की यही है कि आपको रेगुलर फॉलो अप डॉक्टर के साथ रहना है, कनेक्ट रहना है,
homeopathy is all about connection, connectivity. That's it. Thank you, Jitin. Thank you for coming and sharing your experience. It will motivate a lot of people. Yes, yes. और एक और बात मैं बोलना चाहूंगा सर, ये 6.5 साल में मैंने एक बार भी एलोपैथी मेडिसिन नहीं लिया है, इवन ना फीवर के लिए ना सर्दी के लिए, जो भी मुझे रेगुलर जो भी डिजीज हुआ या जो भी कुछ हुआ, अभी तक तो मैंने एलोपैथी मेडिसिन लास्ट 6.5 years में मैंने नहीं लिया है। आगे भी नहीं लोगे? जी। Good. So very nice. Thank you. So yes, Sagar, I think हम बातें तो बहुत कर सकते हैं, केसेस बहुत हैं. अगर you want to ask something, you can ask, or we can take some questions and we can wind it up the session. Yes sir, we will take questions of the patients. किसी को कुछ questions अगर रहेंगे तो please पूछिए डॉक्टर मनीष से. हेलो. या. यस मीरा जी. सर, जितेंद्र जी जो बोल रहे थे, मेरे को उसमें ऐड ऑन करना है. एक्चुअली मुझे बोलना था, जैसे कि पेशेंट का फॉलो अप लेना होता है, जैसे हमें बताना है कि आपको मेडिसिन कैसे लेनी है, क्या लेनी है, लेकिन डायरेक्ट पेशेंट के पास डॉक्टर का फोन नंबर होना और वहां से फॉलो अप जाता है तो बहुत अच्छा होता है. और कई बार तो मेडिसिन उनको समझ में नहीं आती है, बताया भी है, समझाया भी है, भूल जाते हैं. तो हम लोग के लिए इतना इजी है, मतलब बहुत इजी है सर. हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं, सर को फोन कीजिए, कुछ भी कंफ्यूजन है, आपको मेडिसिन लेने में कंफ्यूजन है या आपको कोई दिक्कत हो रही है, आपको फोन करते हैं, उनका डाउट क्लियर हो जाता है. मतलब ये फॉलो अप में इतना इजी पड़ता है. एक्चुअली एलोपैथिक में ऐसा नहीं होता, लेकिन होम्योपैथिक में सबसे अच्छा है कि डायरेक्ट आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं और कभी भी बात कर सकते हैं, तो फॉलो बहुत इजी हो जाता है सर. उसके लिए सर मतलब बहुत अच्छा है सर. थैंक यू सर. यस मैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जितेन ने करी और जो मीरा जी ने करी कि फॉलोअप ही है ना जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फॉलोअप में तो समझ में आता है ना पेशेंट कहाँ जा रहा है, क्या बीमारी हो रही है, क्या चीज़ें हो रही हैं. आप दवा लेके जाओगे, फिर 2 महीने के बाद कॉल करोगे, बीच में आप एलोपैथी खाओगे, कुछ और खाओगे, कुछ और तिगड़म लगाओगे, तो डैमेज आपकी बॉडी होगी. देखो छोटी छोटी बातें हैं, आपको मैंने इतने 2-3 केसेस दिखाए, बट उसमें आपको समझ में आया होगा कि जब राइट मेडिसिन लगती है तो कुछ ना कुछ बॉडी में हरकत होती है. बॉडी किसी को पेशेंट को नाक से सर्दी होना चालू हो गया, आपने देखा वो पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर वाले पेशेंट को कैसे डायरिया के 3 दिन तक उसको डायरिया हो रहा था, पर मुझे पता था कि वो डायरिया ठीक है, वो मुझे पता था ना, उसको नहीं दिया दवाई, आज वो ठीक ठाक है. अगर उसी ने उसी वक्त डायरिया की मेडिसिन खा ली होती एलोपैथी में तो कभी ठीक नहीं होता, वो मैं भी नहीं कर पाता कुछ भी. तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉलो अप करें, बातें करें. एंड थैंक यू मीरा जी. थैंक यू. यस सागर. सर मुझे कुछ बोलना था. सर आपने जैसे बताया कि कुछ पेशेंट को ऐसे साइड इफेक्ट हो जाते हैं, अपने जैसे कि 2-4 पेशेंट जो भी ऐसा आई है, उनको बोलते हैं कि मुझे बॉडी रैशेस हो गए हैं या मुझे ये तकलीफ हो रही है, तो उनको वापस हम बोल सकते हैं कि आपको साइड इफेक्ट होने वाले हैं आगे के, हम जो डिसकंटिन्यू उनको कंटिन्यू कर सकते हैं. यस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अभी आई थिंक एक ये चीज़ लोगों को बताना ज़रूरी है. पेशेंट्स को तो नहीं पता होता ना, उनको तो हमको ही बताना पड़ेगा कि, तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ, बट ओपीडी रहती है तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाता, इसलिए मैं ऐसे सेशंस करता हूँ ताकि लोगों को जानकारी हो. और अभी स्टाफ को भी पता चल गया, तो आप लोग भी जब फॉलोअप होगा तो उनको बता सकते हैं कि ये अच्छे साइंस है. इसको खुजली से मत डरिए, खुजली हो रही है, आपको कैंसर है, खुजली से मत डरिए, थोड़े दिन खुजा लो, कोई दिक्कत नहीं है. बुखार आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना. कैंसर बड़ा बीमारी है, बुखार ज़्यादा बड़ा बीमारी नहीं है. तो इस तरह से आप लोगों को समझा सकते हैं. थैंक यू. क्या सागर मैडम सबिता साहू करके थे, उनका कोई क्वेश्चन था, वो पूछ रहे थे. सबिता साहू को दवाई चाहिए आई थिंक. जस्ट अ मिनट. डॉक्टर साहब थैंक यू.